Good afternoon. Today we are going to do the chapter राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित जो पाठ है, पाठ नंबर 11, राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में हुआ। बेनीपुर गांव में सन 1889 में माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। यानी जो उनका जन्म था वो हुआ मुजफ्फरपुर ज़िले में बेनीपुर गांव में सन कौन से में 1899 में हुआ। माता पिता का जो निधन है उनको बहुत छोटे थे जब वो तब हो गया, जिसके कारण उनका जीवन अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीत गया। फिर 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद सन 1920 में जब उनकी 10th कंप्लीट हो गई, उन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। तो उधर आपसे पूछा जा सकता है कौन से आंदोलन में जुड़े थे, तो आप बोलोगे राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन। उसके बाद में कई बार वे जेल भी गए। उनका देहासन सन 1968 में हुआ। जन्म हुआ था 1899 में, 1968 में वो देहासन हो गया, मतलब उनकी डेथ हो गई। देन 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। यानी बहुत ही छोटी उम्र में उनकी जो रचनाएं थी पत्र पत्रिकाएं में छपने लगी थी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। यानी उन्होंने बहुत सारी दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, मतलब बहुत लिखी, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय हैं। गद्य की विधाओं में उनके अनेक व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों के में प्रकाशित है। जो उनकी साहित्य है बेनीपुरी रचनावली, तो वो 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना की यात्रा महत्वपूर्ण पड़ाव है। पतितों के देश में उपन्यास, चिता के फूल कहानी, अंबरपाली नाटक, माटी की मूर्तें, रेखाचित्र, पैरों में पंख बांधकर यात्रा, विद्युत जंजीरों और दीवारों, संस्मरण आदि। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास का युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। तो इस पेज में से इम्पोर्टेंट क्या क्या है वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो इस पेज में से क्या इम्पोर्टेंट है कि राम वृक्ष बेनीपुरी इस चैप्टर के लेखक हैं और इस चैप्टर का नाम है बाल गोविंद भगत। इनका जन्म हुआ था सन 1899 में और 15 वर्ष की आयु में इनकी जो रचनाएं थी वो 15 वर्ष की आयु में इनके पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी। ठीक है, और फिर यहाँ पे इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, तो ये हुआ था। फिर उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि किस कारणवश उनकी जीवन संघर्षों, कठिनाइयों में बीते, तो आप बोलोगे आप इधर में क्या बोलोगे, माता पिता का निधन जो है वो बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्षों में हो गया। फिर उसके बाद इसमें पूछा था कि 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1990 राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से आंदोलन में जुड़े थे, राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन। वे कई बार जेल भी गए। उनका देहासन यानी उनकी डेथ हुई थी 1968 में। 15 वर्ष की अवस्था में उनकी बहुत सारी रचनाएं जो थी मैं आपको बता चुकी हूँ, और उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक व मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया है, जिनमें आपको कोई 4-5 याद कर लो ना, हो जाएगा। ठीक है, इसमें है तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा। ठीक है, गतिविधियों की उनकी लेखक के, अब उसमें देखो उनका पूरा साहित्य है। जो उनका पूरा साहित्य है बेनीपुरी रचनावली कितने भागों में प्रकाशित है, कितने भागों में खंडित है, तो कि 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा महत्वपूर्ण पड़ाव है। अब उनकी रचना यात्रा की महत्वपूर्ण पड़ाव क्या है, पतितों का देश में उपन्यास, चिता के फूल कहानी, अंबरपाली नाटक, माटी की मूर्ति, रेखाचित्र, पैरों के पंख बांधकर। अब उसमें आपसे पूछ लेगा कोई उनके 1-2
जो रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव है वो बताइए। ठीक है, अब उसके बाद में उनके जो उनकी रचनाओं में नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है उनकी रचनाओं में के बन सकता है आपका कि यहाँ पे कि उनको कलम का जादूगर क्यों कहा जाता है, या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर क्यों कहा जाता है। तो अब ये सारे थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस पेज में से, और अगर आप चाहें तो इनको साइड पे नोट कर सकते हैं, वरना रहने दीजिए, बिकॉज़ ये MCQ है। तो आप सुन रहे हैं इस वीडियो को तो आपको ज़रूर ही से ही याद हो जाएंगे। बाल गोविंद भगत का रेता चित्र माध्यम से एक ऐसे विश्लेषण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाणों अनुष्ठान से कोई सन्यासी नहीं होता। यहाँ पे बाल गोविंद भगत रामवृक्ष बेनीपुरी कहना चाह रहे हैं कि कोई या फिर संत के कपड़े ओढ़ने से, सन्यास ले लेने से, ये कर लेने से, वो कर लेने से, कि हम तो भाई सन्यासी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, ये कर लेने से कोई सन्यासी नहीं बन जाता। सन्यास का असली अर्थ होता है, सन्यास का आधार क्या होता है, मानवीय सरोकार होते हैं। तब ये मानवीय सरोकार होते हैं जो कि एक व्यक्ति को सन्यासी बनाते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। तो बाल गोविंद भगत क्या है, वो मानवीय सरोकार है। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। Now let's move on to the next page here. तो सबसे पहले यहाँ पे बाल गोविंद भगत का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो मैं रीड कर रही हूँ। बाल गोविंद भगत मन झोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। मन झोले मतलब बीच के कद के, ना ज़्यादा लंबे और ना ज़्यादा छोटे। ठीक है, 60 के ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर पर एक लंगोटी मात्र और कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता, जाड़ा मतलब सर्दी आती, तब एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन। अब ये रामानंदी चंदन होता है, एक टिक्का होता है रामानंदी चंदन, जो नाक से ही एक छोर से ही और के टिक्के की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला। तो गले में कौन सी माला डालते थे? तुलसी की जड़ों की बेडोल माला। ठीक है, तो बंदे रहते। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी तो मुझे याद नहीं, पर उनके बेटे और पोतोहू यानी पोते की बहू को तो मैंने देखा है। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। कि तो खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी। बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की परिमन की परिभाषा में खदे उतने वाले। कबीर को साहब मानते थे। तो इधर क्वेश्चन बन सकता है कि बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे? साहब मानते थे। उनके ही गीत गाते, उनके ही आदर्शों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी को भी दो टोक सुनाने में संकोच नहीं करते, ना किसी से खामोखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज को ना छूते, बिना पूछे व्यवहार में ना लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी से ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता। कभी कभी वे दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह ग्रस्त थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। जो कुछ भी खेत में पैदा होता, उसे पीठ पर लादकर पहले साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर के 4 कोसों दूर पर था। तो कितने दूर था वो? 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब। ठीक है,
साहब का दरबार क्या है? कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट के रूप में रख दिया जाकर प्रसाद के रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था। उनके मधुर गान जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते, कबीर के वह सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम, आषाढ़ मतलब जुलाई अगस्त का जो मौसम होता है उसको बोलते हैं आषाढ़ की रिमझिम है। समूचा गांव में खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं और औरतें कलेवा मतलब नाश्ता लेकर मेड़ यानी कोई जगह है पत्थर वगैरह चट्टान पर बैठी है। आसमान में से बादल घिरा, धूप का नाम नहीं। ठंडी पुरवाई मतलब हवा चल रही है। इसी स्तर पर उनके कानों में एक स्वर तरंग की झनकार सी उठती। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत की समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग में भेज रहा है और कुछ इसी पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतें होठ कांप उठते हैं। वह गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक ही अजीब क्रम में चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह है संगीत का जादू। भादों की वह अंधेरी अंतरियां। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प, में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दर्दों के टर्टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजरी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। गोदी में पियावा चमक होठे सखियां चिहको उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिंको उठती है उसी भरी बादलों में कि आधी रात को उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो गई, जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वे सवेरे ही उठते। न जाने किस वक्त जाकर वे नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन
किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर सब कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पूर्व कतार तानता लगता। उनकी अंगुलियां खंजरी पर लगातार चलती रही। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने मरूर सरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कंपकपा रहा था। मैं यानी यहाँ पे रामवृक्ष बेनीपुरी जी की बात हो रही है। किंतु तारे की छाव में उनके मस्तक पर श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ती। गर्मियों में उनकी सांझा कितनी उमस भरी शाम को शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन में बैठते गांव के उनके कुछ प्रेमी जुट जाते। खंजड़ियों और कातुलनों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत यह कह जाते, उनके प्रेमी मंडली दूसरालों की तिहार थी। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, निश्चित ताल एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर में श्रोताओं के मन में ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजरी के लिए ही बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठते हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह। कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे भी नहीं मानते और उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी, किंतु पोतहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, इसी खबर रखने के लिए लोगों को कहा फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया और कौतूहलवश उनके घर गया। देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लेटाकर एक सफेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए। फूल और तुलसी दल भी। सिरहाने एक चिराग जला दिया है रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन बिछाए गीत चल रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पोतहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पोतहू के नजदीक भी आ जाते और उससे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा को परमात्मा से पास चली गई विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता हूँ यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ भी कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वे चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। बेटे की क्रियाक्रम की तूल नहीं, पोतहू से ही आग दिलाई उसकी। किंतु ज्यों ही
श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई। पोतुओं के भाई को बुलाकर उसके साथ विदा कर दिया। यह आदेश देते ही इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पोतहू रो रो कर कहती है, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपकी भोजन कौन बनाएगा? बीमार पड़े रहे तो कौन चुल्लू भर पानी भी देगा? मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर इतनी आस्था नहीं रखते थे जितना संत संगमम और लोक दर्शन पर। तो यहाँ पे आस्था किस पर रखते थे? संत समागम और लोक दर्शन। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस दूर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, और क्या गृहस्थ किसी के भिक्षा क्यों मांगे? अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते, गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिनों तक आने जाने में लगते। तो किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही सधुरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत को छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन छिजले लगे। लोगों के नहाने धोने में मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टालते रहे। उस दिन भी संध्या के गीत गाए, किंतु मालूम होता है जैसे धागा टूट गया हो, माला की एक एक दाना बिखरा हुआ हो। भोर में लोगों के गीत सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर यानी शव पड़ा है, यानी बाल गोविंद भगत की डेथ हो गई है। तो अब हम पढ़ेंगे इसका explanation in the next video. Thank you. Bye bye.